ओके, सो मैट्रिसेस का हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और इस चैप्टर का मैं थोड़ा सा बहुत डिटेल में जा रहा हूँ सारा कॉन्सेप्ट का। और ये इतना डिटेल में मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से आपके मतलब अगर आप लोग इंजीनियरिंग करते हो, जो कि आप लोग अगर जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो वही करना चाहते हो, तो अभी के दुनिया में जो अप्लाई हो रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अप्लाई हो रहा है वो है लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर, फिर उसके बाद मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट छोटा सा पार्ट है, तो ये पूरा मिला के जो है लीनियर अलजेब्रा बनता है। इसलिए जो मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ ये सब, तो ये सब आपके फ्यूचर में जो है बहुत काम आएगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट आपका जेई एडवांस लेवल तक का कॉन्सेप्ट जो है वो हो रहा है। उसके बाद फिर बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अभी जो हम लोग डिटेल में जा रहे हैं तो उसको और ये हम लोग दो चैप्टर को मिक्स करके साथ में पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इसलिए जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज़ हैं वो थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और मज़े करके पढ़ाई करो, समझ के पढ़ाई करो, बैठ के रट्टा मत लगाने लगना। ठीक है, सबको समझ के पढ़ाई करो। तो देखते हैं। तो हमारे पास अब नेक्स्ट मान लो हम लोगों ने क्या देखा था, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n, मतलब n रोज हैं, n कॉलम्स हैं, और फिर बस ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास ये हैं a1 a2 सो ऑन अप टू an, और ये छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पूरा ज़ीरो है ना। डायगोनल वाले में ऐसा हो सकता है कोई ज़ीरो है, कोई नॉन ज़ीरो है, जो भी, मतलब डायगोनल वाला छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हैं। तो ये जो बड़ा ज़ीरो मैंने लिखा है, मतलब कि इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो, इधर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो। ठीक है, तो ये एक मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है मान लो। फिर दूसरा मेरे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है बी। ठीक है, जिसके डायगोनल में बी वन बी टू सो बी एन है, बाकी सारे ज़ीरो। तो इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि अगर मैंने ये लिख दिया कि डी आई ए जी फिर A1 A2 सो ऑन अप टू AN, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इस टाइप से भी लिखते हैं। और फिर डायगोनल B1 B2 सोन अप टू BN, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं B1 B2 सोन अप टू BN है। ठीक है, तो इसको जो है इस टाइप से लिख सकते हैं। अब मान लो मैं दो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ये हमारे पास यहाँ पर A1 0 0 सोन अप टू ये है, 0 A2 ये है, ठीक है, फिर B1 ये है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब क्या कि ये और इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, A1 B1 फिर सारा ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो A1 B1 पहला एलिमेंट आ जाएगा। अब इसको मैं अगर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, A1 0 फिर 0 B2 फिर बाकी तो ज़ीरो है, तो ये पूरा ज़ीरो। ठीक है, तो फिर इधर आपका ज़ीरो आएगा। फिर अगर मैं इसका इसके साथ करूँ तो वो भी ज़ीरो आएगा। फिर इसका इसके साथ करूँ ज़ीरो, तो इधर जितना भी मैं करते जाऊँ तो इधर जो है ये पूरा ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं सेकंड वाला करता हूँ तो सेकंड का अगर मैं पहला कॉलम के साथ लूँगा तो 0 टाइम्स B1 ज़ीरो है ना, फिर A2 टाइम्स ज़ीरो ज़ीरो, फिर बाकी सारे ज़ीरो। ठीक है, अ, तो ये पहला वाला जो हो जाएगा ये ज़ीरो हो जाएगा, है ना। फिर अगर मैं इसके साथ करूँ सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 टाइम्स 0 0 प्लस A2 टाइम्स B2, तो यहाँ पर जो है A2 टाइम्स B2 आ जाएगा। ठीक है, फिर बाकी सारा ज़ीरो है तो ज़ीरो, तो A2 B2 ये सेकंड टर्म आ गया। ठीक है, फिर अगर मैं तीसरे के साथ करूँ तब फिर ज़ीरो है ना, फिर ज़ीरो फिर ज़ीरो फिर पूरा ये ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि फिर ये तीसरा करो है ना, फिर तीसरे में A3 B3 वाला यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, फिर ये लास्ट वाले में AN BN वाला यहाँ पर आ जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब फिर उसमें बस क्या हो रहा है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, है ना। तो A1 B1 फिर यहाँ पर A2 B2 और फिर सो ऑन अप टू AN BN। तो मान लो कि मेरे पास इस टाइप का कुछ है 1 2 3 है ना, फिर 0 0 0 0 0, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ लेट्स से 2 1 -1, और फिर बाकी सारे ज़ीरो हैं। ठीक है, तो बस इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को कि डायगोनल वाले को मल्टीप्लाई कर दो, बाकी सारे ज़ीरो है ना। तो 2 टाइम्स 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 1 2 3 टाइम्स 1 -3, और फिर बाकी सारे ज़ीरो। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स बहुत बहुत यूज़फुल है ना। हम लोगों ने देखा था इक्वेशन सॉल्व करने में भी काफ़ी आसानी से इक्वेशन सॉल्व हो जाता था डायगोनल तक पहुंच के। तो फिर डिटर्मिनेंट में बस डायगोनल वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी अगर दो डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है तो बस डायगोनल एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इसी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि डायगोनल मैट्रिक्स ये है ना, A1 A2 सोन टू AN, फिर डायगोनल ये वाला है B, है ना, B1 B2 सोन टू BN। तो फाइनल हमारे पास क्या आएगा, फिर से एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा जिसके कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, A1 B1 A2 B2 A3 B3 सोन अप टू AN BN। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया डायगोनल का ये स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है,
अब ये सब चीज़ बहुत सारे लोग बस रट लेते हैं, लेकिन अगर इस टाइप से समझते हो तब फिर रटने की ज़रूरत नहीं है, तब तो फिर ये काफ़ी ऑब्वियस लगता है ये सारा चीज़। तो अब मान लो मेरे को ए स्क्वायर करना है, ठीक है, जिसमें कि ए जो है डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसका स्क्वायर करना है मतलब क्या, कि इसका खुद के साथ प्रोडक्ट लेना है। तो खुद के साथ प्रोडक्ट लेंगे मतलब क्या हो जाएगा, A1 टाइम्स A1 स्क्वायर हो जाएगा, A2 टाइम्स A2 स्क्वायर, है ना, फिर AN टाइम्स AN स्क्वायर, बाकी सारे जीरो। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करना है, तो बस इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, फिर अगर ए क्यूब करना है तब फिर क्या होगा, इसमें फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A1 को, है ना, मतलब ए को, तो फिर A1 स्क्वायर टाइम्स A1 हो जाएगा, तो A1 क्यूब, फिर A2 स्क्वायर टाइम्स A2, तो A2 क्यूब, सो ऑन अप टू AN क्यूब। तो क्यूब करना है तो A1 का क्यूब हो जाए, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का क्यूब हो जाएगा। तो ए का कोई भी पावर m लेना है तो वो बस A1 टू द पावर m, A2 टू द पावर m, सो ऑन अप टू AN टू द पावर m, ये हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे जो है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, अगर बच्चे डर जाते हैं जनरली कि अगर मैं A⁴ लिख दूँ या कुछ इस टाइप से, ठीक है, तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो बस ये बोल रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स को वो कर दो उतना का पावर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो काफ़ी यूज़फुल है डायगोनल मैट्रिक्स है। अब आगे कुछ और सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है, जिससे कि डरना नहीं है आपको, लेकिन बस ये सारे जो हैं अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, जो कि पता रहना चाहिए कहीं पर अगर पूछ दिया एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले ये वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्वर्स का, जो कि हम लोग बाद में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए बस क्या समझो कि मान लो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट के मैं काफ़ी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मतलब मैट्रिक्स जनरली क्या होता है कि मैट्रिक्स हम लोग कुछ ऑपरेशंस लगा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ए मैट्रिक्स को ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखता हूँ, तो एक्स जो वेक्टर है, तो वो वेक्टर पर हम लोग कुछ कुछ ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, जनरली वो होता है। तो उसी का सारा जितने भी ऑपरेशन अगर मैं कर रहा हूँ उसका अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो उसको मैं ए इन्वर्स कहूँगा। अभी जो मैंने बोला नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब कॉलेज में पढ़ाई करोगे तब समझ में आएगा। तो अभी के लिए कैसे समझ सकते हो कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है तो मैं ऐसा मैट्रिक्स ढूंढ रहा हूँ जिससे कि अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं ए मैट्रिक्स को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ए इन्वर्स ए, तो वो हमारा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसी टाइप से समझो इन्वर्स को अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं अलग से n नहीं लिख रहा हूँ, है ना, ये काफ़ी ऑब्वियस है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तब फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए n×n का। ठीक है, ये सब चीज़, तो ये सब चीज़ समझ जाना खुद से। तो अब मान लो कि मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूँ तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट लेंगे दोनों साइड, है ना। तो डिटर्मिनेंट हम लोगों ने देखा था कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है तब फिर उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा 0 हो जाए, है ना, तब फिर 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि इन्वर्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो उसको जो है हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रख लो। फिर अगर नॉन जीरो है डिटर्मिनेंट ऑफ, तब फिर हम लोग बोलेंगे इन्वर्स एग्जिस्ट, और फिर नॉन सिंगुलर उसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन्वर्स का हम लोग थोड़ा देर बाद में डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, अब कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स हैं। तो मान लो कि मेरे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसका मैंने स्क्वायर किया और फिर से सेम मैट्रिक्स मेरे को मिल गया, ए स्क्वायर किया तो ए मिल गया। तो मान लो जैसे कि मेरे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इसका स्क्वायर मतलब इसके खुद के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 1 0 0 1, तो 1 0 और इसका डॉट प्रोडक्ट तो वो 1 हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट 0, फिर 0 1 1, इसका डॉट प्रोडक्ट 0, फिर इसका ये फिर से है ना 0 टाइम्स 0 प्लस 1 टाइम्स 1 तो 1। तो फिर से क्या आ गया, वही सेम मैट्रिक्स आ गया, है ना। और ये यहाँ से भी था कि अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है इसका स्क्वायर लेना तो 1 का स्क्वायर तो वो फिर से ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो है मैट्रिक्स, इसको हम लोग इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, कि अगर उसका स्क्वायर किया तो फिर से सेम मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब मान लो और एक एग्जांपल मैं देता हूँ, इस टाइप का कोई मैट्रिक्स है कि 3 1 -6 -2। तो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो मैंने बस ये जो पहला वाला कॉलम है उसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर -6 -2, है ना। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ 3 1 -6 -2, तो यहाँ से देख सकते हो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम्स 3 9 -6 ये 3, फिर -18 प्लस 12 तो -6, फिर 3 -2 1, फिर -6 प्लस 4 तो -2, तो फिर से सेम मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, लेकिन इसका खास बात क्या है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट के बारे में सोचोगे, ठीक है, तो
या तो ऐसे सोच सकते हो कि इसको मैंने बस -2 टाइम्स ये किया है ना, तब फिर मैं इसको ज़ीरो कर सकता हूँ। जैसे -6 + 2 टाइम्स मैं ये कर दूँ तो ये ज़ीरो, और फिर -2 + 2 टाइम्स ये, तो ये ज़ीरो, तो डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको वही 3 टाइम्स -2 -6 फिर माइनस प्लस, तो 6 - 6 ज़ीरो, तो डिटर्मिनेंट जो है इसका ज़ीरो है और इसका डिटर्मिनेंट सोचोगे तो वो 1 होगा। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ से भी सोच सकते हैं कि अगर मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट लूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर को डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो क्या है, नंबर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट कॉमन लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1, तो या तो ये ज़ीरो होगा या तो फिर ये ज़ीरो होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो ज़ीरो होगा या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 ज़ीरो होगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 होगा। ठीक है, तो या तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, है ना, मतलब कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और फिर उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो होगा जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा, या फिर उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 होगा। ठीक है, और इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि अ, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है हमारा ज़ीरो नहीं है, ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है हमारे पास, तो दोनों साइड इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए इन्वर्स टाइम्स ए स्क्वायर, तो क्या होगा कि ए इन्वर्स टाइम्स ए जो है वो आइडेंटिटी हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा ए। ठीक है, और फिर यहाँ पर ए इन्वर्स ए, ठीक है, तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ए इज़ इक्वल टू आई आ गया यहाँ से। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब, और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तब जो है वो ए जो मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से भी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो 1 होगा या तो ज़ीरो होगा, तो अगर ज़ीरो नहीं है तब फिर डिटर्मिनेंट 1 होना पड़ेगा, मतलब कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहाँ पर और एक खास बात क्या है कि अगर मैं क्यूब भी ले लूँ, ए क्यूब ले लूँ, तो वो क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए, है ना, और फिर ए स्क्वायर क्या है ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर, फिर से ए आ जाएगा, तो ए क्यूब मतलब ए, और फिर आइडेंटिटी का सोच सकते हो कि अगर मैं क्यूब लूँ तो फिर से 1 आएगा, है ना, 4 लूँ या जो भी लूँ पावर, तो वो फिर से वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब सेम और एक स्पेशल टाइप का है कि अगर मैं मैट्रिक्स ए का स्क्वायर लेता हूँ तब यहाँ पर क्या हो रहा था, वही मैट्रिक्स सेम आ जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से सोच सकते हो उसके बारे में। तो अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए इंटू ए जो है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है वो ए इन्वर्स के इक्वल है ना। अगर मैट्रिक्स ए को मैं ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो आइडेंटिटी आता है, तो यहाँ पर अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है ए इन्वर्स के इक्वल है। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स खुद का ही इन्वर्स है। ठीक है, तो ये एक सोच सकते हैं यहाँ से। फिर अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ दोनों से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो सकता है, या तो वो 1 होगा या तो -1 होगा। तो जैसे कि मान लो ये 1 0 0 1 है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 1। अब इसी को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दूँ, कॉलम को इंटरचेंज कर दूँ कि 0 1 1 0, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो इस टाइप से सोच सकते हैं। फिर इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर मैं ए क्यूब लूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, है ना, तो ए स्क्वायर क्या है आई है, तो आई इंटू ए क्या हो जाएगा ए, तो ए क्यूब जो है ए हो गया। अगर मैं ए टू द पावर 4 करूँ तो वो ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर, तो फिर से आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इवन पावर लेता हूँ तो ए टू द पावर 2m, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का पावर m, ऐसे सोच सकते हैं, है ना, तो ए स्क्वायर क्या आई, तो आई का पावर m, तो वो फिर से आई हो जाएगा। तो अगर इवन पावर लेता हूँ तो फिर से सेम चीज़ मिल जाएगा, सॉरी तब आइडेंटिटी मिलेगा। लेकिन अगर मैं ऑड पावर लेता हूँ ए टू द पावर 2m + 1, तो इसको क्या सोच सकते हैं ए टू द पावर 2m इंटू ए, तो ये जो है ए टू द पावर 2m क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इंटू ए। ठीक है, तो ये सब चीज़ मतलब काफ़ी ऑब्वियस चीज़ ही है। ठीक है, तो इसको समझ के प्रैक्टिस इस टाइप से करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बस ये वाला रिजल्ट्स जो हैं इसको दिमाग में रख लो कि अगर ए स्क्वायर करेंगे आई आ गया तो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है, और इसके साथ फिर ये सब चीज़ कर सकते हैं। और अगर ए स्क्वायर करेंगे फिर से ए आ गया तो उसको इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं।
ठीक है, और जो सब मैनिपुलेशन हम लोग कर रहे हैं वो सब समझ लो उसको अच्छे से। नेक्स्ट एक मैट्रिक्स आता है जिसमें कि अगर मैं ए का पावर लेते जाऊं और फिर मान लो कि कोई एक पावर एम के लिए जो है वो ज़ीरो हो गया, ठीक है, तो इसको जो है हम लोग निल पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इफ़ ए टू द पावर एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और जो सबसे छोटा m के लिए ये ट्रू हो जाए ना, ए टू द पावर m ज़ीरो हो जाए, उसको जो हम लोग इंडेक्स ऑफ दिस निल पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट लूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर m, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर m हो जाएगा, है ना। इसको कैसे सोच सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू ए सो ऑन अप टू m टाइम्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a m टाइम्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर m, है ना, इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर निल पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जो है ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अब एक है पीरियोडिक मैट्रिक्स, तो उसका मतलब क्या है कि कुछ पीरियड के बाद सेम रिपीट हो जाएगा, मतलब ए टू द पावर p प्लस वन जो है वो फिर से a हो जाएगा। ठीक है, तो और जो भी लीस्ट वैल्यू ऑफ p के लिए हो रहा है उसको पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। ठीक है, तो अब ये सब सोच सकते हैं, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी, है ना, तो a और a मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर, b और b मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर, फिर a टाइम्स b a b आ जाएगा, b टाइम्स a b a आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये कम्यूटेटिव है, मतलब कि a b इक्वल टू b है, तब फिर ये 2ab लिख सकते हो। अगर एंटी कम्यूटेटिव है तो फिर माइनस, तो वो कैंसिल हो जाएगा, है ना, या फिर जो भी, तो इस टाइप से सोच सकते हो। अब कुछ जनरल कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं जो कि खुद से सोच सकते हो। तो जैसे मान लो मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, n रोज हैं n कॉलम्स हैं, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, n स्क्वायर, है ना। n यहाँ पर मतलब कि जैसे 1 2 3 4, तो 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 इंटू 2 4। तो वैसे ही अगर n रोज हैं n कॉलम्स हैं तो फिर n स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, डायगनल में कितने एलिमेंट्स हैं, तो पहला रो में एक एलिमेंट, दूसरा रो में और एक एलिमेंट, ऐसे ही करके n रोज में, तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, मतलब वन एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट, ऐसे ही n बार जोड़ रहे हैं तो टोटल n एलिमेंट्स हो गए डायगनल में, है ना, तो डायगनल में n एलिमेंट्स हो गए। तो नॉन डायगनल कितने एलिमेंट्स हो गए, तो टोटल एलिमेंट्स n स्क्वायर हैं, तो डायगनल में n है, तो नॉन डायगनल एलिमेंट्स अगर मेरे को चाहिए तो n स्क्वायर माइनस n, है ना, कॉमन सेंस। अब मान लो कि मैं एक साइड में ढूंढ रहा हूँ, मतलब कि ये जो डायगनल है इसको हटा के इसके ऊपर में कितने एलिमेंट्स हैं, तो नॉन डायगनल कितने हैं, एन स्क्वायर माइनस एन, तो ऊपर में जितने हैं नीचे भी उतने ही होने चाहिए, है ना, तो ऊपर में कितना होगा, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, है ना, इतना ऊपर में होगा इतना नीचे में होगा। ठीक है, तो एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू नीचे में, ठीक है, फिर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू ऊपर में, फिर प्लस एन। ठीक है, तो ये एन स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलो द डायगनल एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, अबव द डायगनल एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, है ना। तो ये काफ़ी कॉमन सेंस है। अब इसी में पूछ दिया, मान लो कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगनल मैट्रिक्स मतलब क्या, कि डायगनल वाले छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने तो ज़ीरो होने ही चाहिए, है ना। तो अगर एन स्क्वायर मेरा टोटल एलिमेंट्स है तो ये एन एलिमेंट को छोड़ के बाकी तो ज़ीरो होने ही चाहिए, तो एन स्क्वायर माइनस एन। अब इसमें हो सकता है कि डायगनल का कुछ एलिमेंट्स ज़ीरो है ना, तो फिर ज़ीरो ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मिनिमम कितने ज़ीरो होने चाहिए डायगनल मैट्रिक्स में, तो जितने भी नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, तो एन स्क्वायर माइनस एन। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ डायगनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगनल मैट्रिक्स में मतलब क्या, कि ये तो सारा ज़ीरो हो गया, है ना, नीचे में ऊपर में सारा ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो एक एंट्री हो गया। फिर बाकी मेरे पास कितने एलिमेंट्स बच गए, डायगनल में n एलिमेंट्स बच गए, तो n यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं, और फिर ज़ीरो जो है वो एक डिस्टिंक्ट हो सकता है, तो टोटल डिस्टिंक्ट कितना, n प्लस वन। ठीक है, सोचो, थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए। फिर ऐसे ही बोल दिया, मान लो कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, कि ये जो ऊपर वाला जितना भी एलिमेंट्स है वो सारा ज़ीरो होना चाहिए, है ना, तो एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू जो है वो ज़ीरो होने ही चाहिए, तो मिनिमम उतने ज़ीरो तो होने ही चाहिए। ठीक है, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट एंट्रीज मेरे को अगर चाहिए तो एक तो ज़ीरो हो गया ये सारा, है ना, वन। फिर उसके बाद यहाँ पर
डायगनल के नीचे कितने एलिमेंट्स हैं, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, ठीक है, तो उतने डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। फिर ये एक ज़ीरो के लिए, और फिर जितने भी यहाँ पर डायगनल में हैं, ठीक है, वो सारे डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। तो एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू प्लस एन प्लस वन, ठीक है, तो इस टाइप से जो है लॉजिकली सोच सकते हो ये सारा चीज़ के बारे में। अब नेक्स्ट, काफ़ी अभी तक थोड़ा शायद आप लोग बोर हो गए होंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा टाइम पास वाले कॉन्सेप्ट्स चल रहे थे, तो मतलब कि जो जानना चाहिए एग्ज़ाम में अगर पूछ दिया तो। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इम्पॉर्टेंट मतलब ये मैं फ्यूचर जब लीनियर अलजेब्रा पूरा पढ़े हुए कॉलेज में जाके उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। तो मान लो कि मेरे पास ये वेक्टर है ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। तो इसका मैं खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकता हूँ, है ना। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हम लोग लेते हैं काफ़ी, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। अब सेम चीज़ अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, कि मेरा इसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट चाहिए या फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या है वो मेरे को देखना है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इसको ए वेक्टर बोल रहा हूँ, है ना, ए वन ए टू ए थ्री मैंने कॉलम के फॉर्म में लिख दिया, तब फिर मैं इसको रो के फॉर्म में लिख दूंगा यहाँ पर ए वन ए टू ए थ्री, है ना। मतलब ये ए वेक्टर है, सॉरी, हाँ, मतलब कॉलम वेक्टर बोल सकते हो, तो उसको मैंने एज ए रो वेक्टर लिख दिया। तो अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका मैं खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, है ना, तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ कि ये अगर मेरा ए है तो ये मैं इसका ए ट्रांसपोज लिख रहा हूँ, मतलब कि जो भी कॉलम था उसको मैंने रो बना दिया, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज ए, ठीक है। तो अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन है इसमें डायमेंशन, मतलब एम कॉलम्स हैं, एम रोज हैं, एन कॉलम्स हैं, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा कि हम लोगों ने सारा रो को कॉलम बना दिया, है ना। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ए ट्रांसपोज ए कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा कि ये एम और एम को हटा सकते हो, तो एन क्रॉस एन बन जाएगा, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज ए जो है ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज ए, ठीक है। तो अब मान लो मेरे पास और एक वेक्टर है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ठीक है। तो मैं एक नया मैट्रिक्स ए बनाता हूँ जिसमें कि पहला कॉलम में मैंने अपना ए वेक्टर को लिख दिया, दूसरे कॉलम में मैंने अपना बी वेक्टर को लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो क्या हो जाएगा, पहला रो में मेरा ए वेक्टर आ जाएगा, फिर दूसरे रो में मेरा ये बी वेक्टर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो ये कॉलम था इसको रो बना दिया और दूसरा कॉलम जो था दूसरा रो बना दिया। अब अगर मैं ए ट्रांसपोज ए लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ए ट्रांसपोज लिखा है यहाँ पर ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, फिर यहाँ पर ये ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा कि ये जो रो वेक्टर है मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम वेक्टर, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा कि ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना, यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या आएगा कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इस टाइप से आ जाएगा। अब इसमें ये देख सकते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो सेम ही चीज़ होता है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, एलिमेंट सेम हो जाएंगे, तो इसको जो है हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया कि ए आई जे जो है वो ए जे आई के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो सेम चीज़, और ये यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ए में हम लोग कर क्या रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ए डॉट बी ले रहे हैं और यहाँ पर बी डॉट ए ले रहे हैं, तो सेम चीज़ आएगा। तो ए ट्रांसपोज ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब अभी आप लोग को लग रहा होगा कि रैंडम क्यों इतना चीज़ पढ़ रहे हैं, तो ये सब बहुत एप्लीकेशन होता है ये सब चीज़ का, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में। तो अब मान लो, अब मैं ट्रांसपोज के बारे में थोड़ा सा और कह देता हूँ। तो मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स है ए, है ना, तो पहला रो है तो ए वन वन, और ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, फिर ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, तो टू क्रॉस थ्री का हो गया। फिर इसी का अगर मैं ट्रांसपोज लूँगा तो क्या हो जाएगा, ए वन टू, ए वन थ्री, है ना, फिर ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, तो ये ए ट्रांसपोज हो गया। अगर मैं ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लूँ तो क्या हो जाएगा, फिर से ये रो बन जाएगा, है ना, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, फिर से ये जो था ये ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, तो ये फिर से सेम मैट्रिक्स दे देगा। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लें तो फिर से सेम हो जाएगा, ठीक है। फिर और ये सब चीज़ खुद से करके देख सकते हो कि अगर मैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज लूँ तो वो सेम चीज़ होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये करके देख सकते हो कि ए को इस टाइप से लिखो, फिर और एक बी मैट्रिक्स लिख लो, ठीक है, फिर दोनों का सम ले लो, उसका ट्रांसपोज ले लो, या फिर पहले इसका ट्रांसपोज ले लो, उसका बी का ट्रांसपोज ले लो, तो ये चीज़ आ जाएगा। अब अगर मैं के ए का ट्रांसपोज लेता हूँ
तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं के को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। फिर मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, मतलब यहाँ पर फिर से के सब जगह आ जाएगा, तब फिर मैं के को बाहर कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो के टाइम्स ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के टाइम्स ए का ट्रांसपोज, ठीक है। फिर अगर ए बी का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, तब फिर इसमें क्या होगा कि ये जब निकलेगा यहाँ से, अगर ब्रैकेट को निकालते हो, तब फिर क्या होगा कि पहले बी आएगा, ठीक है, बी का ट्रांसपोज आएगा, फिर ए का ट्रांसपोज आएगा। इसको कैसे सोच सकते हैं कि मान लो ए मेरा एम क्रॉस एन का है, ठीक है, बी मेरा मान लो एन क्रॉस पी का है ना, ये सेम होना चाहिए तभी ए बी डिफाइंड होगा। तो अब ए बी जो है वो मेरा क्या होगा, एम क्रॉस पी का होगा, है ना। तो ए बी ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, पी क्रॉस एम होना चाहिए, है ना। तो देखो अब बी ट्रांसपोज क्या होगा, पी क्रॉस एन, है ना। फिर ए ट्रांसपोज क्या होगा, एन क्रॉस एम। तो अगर मैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लेता हूँ, तब ये एन और एन कैंसिल सोच सकते हो, और फिर पी क्रॉस एम, है ना। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जो है सेम डायमेंशन का आ गया ए बी ट्रांसपोज का, ठीक है। और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लोगे तब फिर वो एन, मतलब वो फिर एम और पी पर डिपेंड करता है कि वो डिफाइंड है भी या नहीं, ठीक है। तो इसको जो है दिमाग में रखना और इस टाइप से जो है समझ सकते हो, है ना। तो ए बी ट्रांसपोज जो है, तो जब भी निकालेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, बी ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज। फिर उसके बाद मान लो कि 3 हमारे पास ऐसे ए बी सी का ट्रांसपोज, तो ये जब बाहर निकलेगा तो सबसे पहले सी का ट्रांसपोज, फिर मल्टीप्लाइड बाय बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज। इसको सोच कैसे सकते हैं कि पहले मान लो ए बी को मल्टीप्लाई कर दो, फिर सी को, तो ये जब निकलेगा तो सी ट्रांसपोज टाइम्स ए बी ट्रांसपोज, फिर ए बी ये जो निकलेगा तो फिर बी ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मेरे पास बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, है ना, A1 A2 सोन अप टू ए के, और फिर इसका ट्रांसपोज ले रहे, तो सबसे पहले ए के का निकलेगा ट्रांसपोज, फिर ए के -1 का ट्रांसपोज, फिर सोन अप टू A1 का ट्रांसपोज, ठीक है। फिर अगर इसी में मान लो कि ये सारा मैट्रिक्स को मैं सेम कर दूं कि ए टाइम्स सोन अप टू के टाइम्स, तो ए टू द पावर के का ट्रांसपोज, तो वो क्या हो जाएगा कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज सोन अप टू के टाइम्स, तो वो ए ट्रांसपोज का पावर के, ठीक है। फिर ये हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स में देखा था कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट अगर हम लोग लेंगे, है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लो या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज कर दो, तो वो सेम ही चीज़ होता है ना। ये डिटर्मिनेंट्स में हम लोगों ने देख लिया। अब मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बात किया, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसमें ये जो ए आई जे एलिमेंट है वो ए जे आई के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल आई जे, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा कि A12 जो है A21 के इक्वल होना चाहिए, A13 A31 के इक्वल होना चाहिए, फिर ये A23 A32 के इक्वल होना चाहिए, है ना। और ये डायगनल वाला A11 जो है A11 के इक्वल होना चाहिए, तो ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना, ABC कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरा A हो गया। फिर अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो क्या होगा कि फिर से यहाँ पर AHG, है ना, मतलब सेम चीज़ आ जाएगा, तो ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ढूंढने के लिए ये तरीका है कि ए ट्रांसपोज लो, अगर सेम आ गया तो उसको जो है हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब सिमिलर टाइप का चीज़ है स्क्यू सिमेट्रिक, तो लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि A12 जो है -A21, है ना, जो भी यहाँ मतलब AIJ जो है -AJI फॉर ऑल I, J, ठीक है। तो अब अगर मैं डायगनल वाले को लेता हूँ तो A11 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ A11, तो कौन सा नंबर खुद के माइनस के इक्वल होगा, 0, है ना। तो डायगनल वाले जो वो सारे 0 होने चाहिए, और फिर इधर नॉन डायगनल वाले जो हैं वो अगर h लिखा है तो -h, यहाँ पर -g लिखा है तो माइनस ऑफ इसका ये g, है ना, फिर -f। फिर इसका ट्रांसपोज लेके देख सकते हो, ठीक है, तो वो माइनस ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो a ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ इसमें क्या देख सकते हैं कि अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ -a, है ना। तो अगर मैं माइनस को बाहर निकालता हूँ तो फिर डिटर्मिनेंट है तो वो क्या हो जाएगा कि हम लोग हर रो से यहाँ पर माइनस बाहर निकाल रहे हैं, तो -1 टू द पावर n हो जाएगा, मतलब इसका जो भी ऑर्डर है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो दिस इज इक्वल टू, अगर ये n ऑड है मेरा तो -a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -a हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0। तो ये हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में भी देखा था, रिपीट कर दिया यहाँ पर कि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिमाग में ये रखना है, सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज जो है ए हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज माइनस है। तो कोई भी मैट्रिक्स को अगर चेक करना है कि सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज लेके जो है देख सकते हैं, ठीक है।
तो अब मान लो कि मेरे को ये चेक करना है ए ट्रांसपोज ए जो है सिमेट्रिक है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ले लो, है ना। तब फिर क्या होगा कि अगर मैं बाहर निकालूंगा तो ये क्या आएगा, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज आ गया, फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो वो ए आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज क्या आ गया, फिर से ए ट्रांसपोज ए, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, है ना। तो ये दिमाग में रख सकते हो कि ये जो सिमेट्रिक होगा। फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये चेक करना है सिमेट्रिक है कि नहीं, तो इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ट्रांसपोज को अंदर ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो फिर से ए, तो वो क्या हो जाएगा, इसको फिर से हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है फिर से ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया, तो ये क्या हो गया, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर है तो इसका ट्रांसपोज लो, तो ये ट्रांसपोज अंदर जाएगा, तो ए ट्रांसपोज माइनस फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वो ए आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ वो आ गया, तो फिर ये ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है इसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कह सकते हैं, है ना। तो ये दिमाग में रखना है। तो कोई भी मैट्रिक्स ए जो है उसको हम लोग एज अ समेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख दो 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज, है ना। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से ए आ जाएगा, तो इसमें ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से फिर और कुछ कुछ है, जैसे मान लो कि मेरे पास ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाएगा। फिर बी मान लो मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब बी ट्रांसपोज बी के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मेरे पास ये है ए बी प्लस बी है ना, तो अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है कि ए सिमेट्रिक है बी भी सिमेट्रिक है, तब फिर ए बी प्लस बी ए जो है वो भी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो वो चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि ए बी प्लस बी ए है उसका ट्रांसपोज लो, तो ये ट्रांसपोज अंदर जाएगा, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना। ये सब खुद से करो तब मज़ा आएगा। प्लस फिर बी ए का ट्रांसपोज, तो वो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब बी ट्रांसपोज क्या है, बी, तो इसको बी लिख दिया, ए ट्रांसपोज ए है तो इसको ए लिख दिया, फिर ए ट्रांसपोज ए है तो इसको ए लिख दिया, बी ट्रांसपोज को बी लिख दिया, है ना। तो बी ए प्लस ए बी, इसको ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं। तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज फिर से ए बी प्लस बी ए आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी प्लस बी ए जो है वो सिमेट्रिक हो गया, है ना। तो अगर ए सिमेट्रिक है बी भी सिमेट्रिक है, तब फिर ए बी प्लस बी ए जो है वो भी सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। और ऑब्वियसली ये सब चीज़ कन्फर्मेबल होना चाहिए, है ना, वो सब चीज़ ध्यान में रखना। फिर ए बी माइनस बी ए अगर मैं लेता हूँ सेम चीज़ में कि अगर ए सिमेट्रिक है बी सिमेट्रिक है, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा कि अगर इसका ट्रांसपोज तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फिर माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ए आ जाएगा, यहाँ पर ए बी, है ना, बी ट्रांसपोज की जगह पर बी लिख दो, ए ट्रांसपोज की जगह पर ए लिख दो, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ए बी माइनस बी ए, तो ये ए बी माइनस बी ए इस केस में क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, खुद से करो समझ में आ जाएगा। फिर और मान लो कि मेरे पास ए जो है सिमेट्रिक है बी सिमेट्रिक है, और फिर ए और बी जो है कम्यूटेटिव है, मतलब ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज लेता हूँ, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए का ट्रांसपोज, है ना, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी है। तब फिर ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, अब ए ट्रांसपोज क्या है, ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, तो ये जो है सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर ए मेरा सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, तो ए टू द पावर के का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको कैसे सोच सकते हो कि ए के बार कर रहे हैं ना ट्रांसपोज, तो फिर ये जब बाहर निकलेगा तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बार, तो ए ट्रांसपोज टू द पावर के हम लोग लिख सकते हैं। अब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो ए टू द पावर के, है ना, तो ए टू द पावर के जो है वो भी सिमेट्रिक हो गया। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए टू द पावर के भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। फिर अगर ए टू द पावर टी, मतलब ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब ए टू द पावर टी माइनस ए है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए टू द पावर के टू द पावर टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर, मतलब ए ट्रांसपोज टू द पावर के, है ना। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस ए, तो माइनस ए का पावर के, तो अगर के ऑड है तब फिर ये माइनस के इक्वल हो जाएगा, तब उस केस में स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। ए टू द पावर के जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, और अगर इवन है के, तब फिर उस केस में ए टू द पावर के जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये खुद से प्रैक्टिस कर लो, ये सब सारा चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इम्पॉर्टेंट मतलब फिर से लीनियर अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो ये होता क्या है कि जैसे कोई भी फ़ोटो जो आप लोग पीएनजी में या फिर कहीं पर भी फॉर्मेट में कंप्रेस करते हो, तो कंप्रेस का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास मान लो 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल का इमेज है कोई, है ना, तो उसमें 10⁶ पिक्सल्स हो गए। तो अब मान लो कि आपको ये डिजिटल फॉर्म में कहीं पर भेजना है, तो फिर एक तरीका क्या है कि पूरा 10⁶ नंबर्स जो है, मतलब पूरा जो मैट्रिक्स में जितने भी पिक्सल्स हैं वो सारे का वैल्यूज़ आप लोग भेजो, है ना। या फिर, लेकिन वो फिर बहुत बड़ा डेटा हो जाता है, तो उसी को कंप्रेस करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं जिसको कि लीनियरली कंबाइन करके वो पूरा मैट्रिक्स फिर से जनरेट हो सके। ठीक है, तो वही जो बेसिस होता है उसको फिर ऑर्थोनॉर्मल हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं, या फिर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बोल सकते हैं, या फिर ऑर्थोगोनल बेसिस। तो ये अभी जो मैंने बोला ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब बाद में जाके लीनियर अलजेब्रा अप्लाई करोगे कॉलेज में तब समझ में आएगा। तो अभी के लिए इसको कैसे समझ सकते हैं कि हम लोग देख रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, लेकिन अगर पूरा टेक्निकली बोला जाए तो उसको ऑर्थोनॉर्मल बोलना चाहिए, लेकिन नॉर्मली जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, अगर हम लोग वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो मान लो मेरे पास ये वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप। हम लोग बस इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 8 + 1 9, तो 3, तो 1/3 से डिवाइड कर दो तो ये ए कैप आ जाएगा यूनिट वेक्टर। फिर ये बी वेक्टर है, ठीक है, -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तो फिर से यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो ये बी कैप आ जाएगा। फिर सी वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर चाहिए तो सी कैप यहाँ पर ले लो। ठीक है, अब खास बात क्या है कि एक तो ये यूनिट वेक्टर है ना, तो ए कैप डॉट ए कैप अगर मैं लूँगा तो वो क्या आएगा 1, है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। बी कैप डॉट बी कैप तो वो भी 1 आ जाएगा। सी कैप डॉट सी कैप वो भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये सब चीज़ नहीं पता है तो मेरा वेक्टर का वीडियोस देख लो पहले। तो ये डॉट प्रोडक्ट मतलब यूनिट वेक्टर से सारे, ठीक है, तो खुद के साथ डॉट लेंगे तो 1। अब और एक खास बात क्या है कि अगर मैं ए कैप डॉट बी कैप करता हूँ तब फिर क्या हो जाएगा, -4 + 2 + 2। ठीक है, तो -4 + 4 0, तो ए कैप डॉट बी कैप जो है वो 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, है ना, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है मतलब दोनों परपेंडिकुलर हैं। फिर अगर मैं ए कैप डॉट सी कैप लेता हूँ तो 2 + 2 4 -4 0, है ना, तो ए कैप डॉट सी कैप तो मतलब ए कैप जो है मतलब ये जो वेक्टर है ये भी इसके परपेंडिकुलर है। फिर बी कैप डॉट सी कैप ये दोनों का भी लो तो -2 + 4 फिर -2, तो -4 + 4 0, है ना, तो ये भी 0। तो बी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं और फिर आपस में जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बना दूँ जिसका कि पहला कॉलम में मैं ये जो ए कैप के कंपोनेंट्स हैं उसको डाल दूँ, है ना, मतलब 2/3 1/3 2/3। ठीक है, तो वो मान लो कि ये पहला कॉलम हो गया, है ना, ये मेरा ए। फिर दूसरे कॉलम में मैं क्या करूँ कि ये जो बी कैप है उसके कंपोनेंट्स को डाल दूँ, मतलब -2/3 2/3 1/3। ठीक है, फिर तीसरे में जो है ये जो सी कैप है ये तीसरा वाला जो यूनिट वेक्टर है उसको डाल दूँ, तो 1/3 2/3 -2/3। ठीक है, तो ये सेम चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है कि पहला वाला कॉलम में ए कैप है, दूसरा वाला कॉलम में बी कैप है, तीसरा वाला कॉलम में सी कैप है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ठीक है, ए ट्रांसपोज, तब फिर क्या हो जाएगा, पहला रो में ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए कैप, फिर दूसरे रो में बी कैप आ जाएगा, तीसरे रो में सी कैप आ जाएगा, है ना। अब ए ट्रांसपोज करके मैं ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तब फिर क्या होगा कि मैं ए कैप डॉट ए कैप कर रहा हूँ तो वो 1 हो जाएगा। फिर ए कैप डॉट बी कैप तो वो 0। फिर ए कैप डॉट सी कैप वो 0। फिर ये बी कैप डॉट ए कैप 0, है ना, बी कैप डॉट बी कैप वो 1। फिर बी कैप डॉट सी कैप वो 0। फिर सी कैप डॉट ए कैप 0, सी कैप डॉट बी कैप 0, सी कैप डॉट सी कैप 1। तो इसका मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज ए अगर मैं करूँ तो मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ हो रहा है ए ट्रांसपोज ए करने से आइडेंटिटी मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज ही ए का इन्वर्स है ना, ए ट्रांसपोज जो है वो ए का इन्वर्स है। ठीक है, तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स हैं इसको हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर टेक्निकली ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स बोलना चाहिए, लेकिन
आप लोगों के लिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही बोलो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा मैट्रिक्स है तो इसके ये जो कॉलम्स अगर मैं लूँ, ठीक है, तो जो भी वेक्टर्स हमारे पास हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, और फिर आपस में जो है ये परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं ट्रांसपोज लेके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तब फिर मेरे पास यहाँ पर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज ए या फिर ए ट्रांसपोज करो, दोनों से मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, और इस केस में क्या हो जाएगा कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ए ट्रांसपोज ए दिखाया है, यहाँ पर ए टाइम्स ए ट्रांसपोज भी कर सकते हो। ठीक है, वो भी आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी आप लोगों को इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन सारे जो डिफरेंट फॉर्मेट्स आते हैं जैसे पीएनजी हो गया, जेपीईजी हो गया, है ना, तो ये सारे में यही जो अलग अलग बेसिस इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग बेसिस फाइंड आउट करते हैं कि कौन से ऐसे वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए जो है कुछ और यहाँ पर देख लेते हैं कि मान लो मेरे पास ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई है, तो अगर मैं डिटरमिनेंट लेता हूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है या तो +1 या फिर -1, है ना। तो इसको कैसे सोच सकते हो कि या तो मेरे पास कुछ इस टाइप का है, ठीक है, या फिर मेरे पास कुछ इस टाइप का है ना। तो इस केस में डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, -1, इस केस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ए मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या फिर ऑर्थोनॉर्मल, जो भी बोलना चाहो, ऑर्थोगोनल ही बोलो। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज जो होगा तो वो भी हमारा ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, अब ऐसे और कौन से सोच सकते हो आप लोग, जैसे मान लो कि मैंने आई कैप लिया। ठीक है, तो 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, तो पहला कॉलम में मान लो मैंने आई कैप को डाल दिया 1 0 0, फिर दूसरे कॉलम में मैंने जे कैप को डाल दिया 0 1 0, है ना, 0 1 0, फिर तीसरे कॉलम में मैंने के कैप को डाल दिया 0 0 1। तो ये क्या हो गया, ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, ये के कैप हो गया। तो तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं और आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो ये ए ट्रांसपोज ए अगर लोगे तो फिर से मेरे को आइडेंटिटी मिल जाएगा, तो ए ट्रांसपोज जो है वो मेरा ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो मान लो कि अगर मेरे पास ए ट्रांसपोज ए इन्वर्स के इक्वल है, ठीक है, मतलब कि ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बी जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बी ट्रांसपोज जो है बी के इन्वर्स के इक्वल है, तब अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स, है ना, इंटू, मतलब बी ट्रांसपोज बी इन्वर्स है तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, फिर अगर इसको मिक्स करेंगे तो ये ए बी का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ी देर में ये प्रॉपर्टी देखेंगे इन्वर्स वाला। तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी इन्वर्स, तो अगर ए मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ए बी जो होगा वो भी ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ को समझ के पढ़ो। ठीक है, बस रट्टा मत लगाओ, समझ के पढ़ो, तो समझोगे तो आज नहीं तो कल, नहीं तो 2-3 साल के बाद जब लीनियर अलजेब्रा जब भी पढ़ोगे तब जाके जो है आपको ये सारा चीज़ का इम्पोर्टेंस पूरा अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, अब एक चीज़ जो हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स के टाइम ही डिस्कस कर लिया था उसको एक बार रिकैप करते हैं। तो मान लो मेरे पास एक ये मैट्रिक्स ए है ना, तो ये पूरा है A11 सोनो टू A1n, और फिर ये बहुत बार देख लिया तो उसको ए मैट्रिक्स है। तो इसका हम लोगों ने एक क्या बोला था कि अगर मैं मैट्रिक्स से जबर क्या करूँ कि कोफैक्टर्स को लिख दूँ, है ना, तो ये सब हम लोगों ने डिटरमिनेंट में देख चुका था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। तो यहाँ पर C11 आ जाएगा, यहाँ पर C12 आ जाएगा, सोनो टू C1n, है ना, तो ये कोफैक्टर्स हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये सारा कोफैक्टर्स आ गया, तो C जो है वो हमारा क्या है, कोफैक्टर है। ठीक है, ये हम लोगों ने डिटरमिनेंट में देख लिया था। तब फिर हम लोगों ने क्या बोला था कि ये जो C है इसका ट्रांसपोज ले लो, है ना, क्योंकि हम लोग इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो फिर इसका ट्रांसपोज ले लो, तो वो जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। ठीक है, कि C11 C12 मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा, C21 C22 ये यहाँ पर आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको जो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। तो अगर मैं अब ए को मल्टीप्लाई कर दूँ एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा मैट्रिक्स ए है और फिर ये एडजॉइंट है। तो ये हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स में बोला था कि अगर वही रो का एलिमेंट्स लो और फिर उसी का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तब फिर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, है ना, डिफाइन हम लोगों ने वैसे ही किया था।
लेकिन एक रो के एलिमेंट्स लो और कोफैक्टर्स जो हैं वो दूसरे रो के ले लो, तब फिर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और फिर तो ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा था डिटरमिनेंट में, तब फिर ये पूरा क्या हो जाएगा 0 है ना, तब फिर बस डायगनल वाले जो हैं वो डिटरमिनेंट बच जाएंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो डिटरमिनेंट ए को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ये मैट्रिक्स से, तो फिर ये क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, है ना। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर मान लो मैं दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ए इन्वर्स ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट तो नंबर है तो उसको बाहर लिख सकते हैं ए इन्वर्स आई, है ना। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा कि ए इन्वर्स ए, ये तो आइडेंटिटी हो गया है ना, तो इसको हटा सकते हैं। तो ए इन्वर्स क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स क्या आ जाएगा कि ए इन्वर्स इंटू आई, तो ए इन्वर्स हो जाएगा, तो ये 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो इन्वर्स निकालने के लिए ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कि एडजॉइंट निकाल लिया, फिर डिटरमिनेंट से जो है उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब इसी के कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह होते हैं वो हम लोग को देखना है। तो ये बस मैंने 3x3 के लिए यहाँ पर फिर से दिखा दिया आप लोगों को कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है A11 12 13 सो ऑन, है ना। फिर उसके बाद इसका कोफैक्टर ले लो, उसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है, तो C11 इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अब इसको और इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डिटरमिनेंट आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0, इसका इसके साथ लेंगे तो 0, है ना, एंड सो ऑन। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है, तो ये बस ए इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इस टाइप से कर सकते हैं। तो अब इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए, जैसे ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आई, तो डिटरमिनेंट ले लो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। फिर के ए टाइम्स के ए इन्वर्स मान लो आई है ना, क्योंकि के ए का खुद का इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अब मान लो कि मैंने ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो क्या होगा ए इन्वर्स इंटू ए आइडेंटिटी हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ए इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी ए इन्वर्स, तो के बच जाएगा यहाँ से, तो के टाइम्स के ए का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स। ठीक है, तो ये के ए का इन्वर्स क्या लिख सकते हैं ए इन्वर्स डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि काफ़ी यूज़ हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में, तो इसका डेरिवेशन समझो। अब मान लो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे को पता है, एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स ए मेरे को निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ के ए क्या हो जाएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ, मतलब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिख रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इन्वर्स, है ना, यहाँ से भी देख सकते हैं, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इन्वर्स। तो अगर एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स ए है तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ के ए इंटू के ए का इन्वर्स, है ना, ये चीज़। तो डिटरमिनेंट ऑफ के ए, तो ए अगर n क्रॉस n है तो k को अगर मैं हर रो से बाहर निकाल रहा हूँ तब फिर डिटरमिनेंट में वो क्या हो जाएगा k टू द पावर n, तो k टू द पावर n टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई के ए इन्वर्स, हम लोगों ने देखा कि a इन्वर्स बाई k लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k टू द पावर n माइनस 1, और फिर ये a इन्वर्स टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज को एक साथ लिख लेना, तो एडजॉइंट ऑफ के ए क्या हो जाएगा k टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a, है ना। फिर मान लो मेरे पास ये है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, है ना। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट ऑफ a जो है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू ए इन्वर्स है, तो या फिर यहाँ से भी देख सकते हो, है ना, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई है। ठीक है, तो अगर मैं डिटरमिनेंट लेता हूँ दोनों साइड तब फिर डिटरमिनेंट ऑफ दिस, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो अगर मैं डिटरमिनेंट a को बाहर निकालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ i, जो कि वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये सब खुद से करोगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये सब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन खुद से ट्राई करना सब कुछ।
तो एक ये प्रॉपर्टी है, ए बी का अगर मैं इन्वर्स लूँ तो ये फिर से बी इन्वर्स टाइम्स ए इन्वर्स हो जाएगा। तो ये इसको ट्रांसपोज की तरह ही सोचना है कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज। तो वैसे ही ए बी का जो इन्वर्स होगा वो बी इन्वर्स टाइम्स ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है वो एडजॉइंट ऑफ बी टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सिमिलर है, ट्रांसपोज की तरह ही है। फिर ए इन्वर्स का फिर से इन्वर्स लो तो यहाँ पर फिर से ए आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज करूँ तो क्या हो जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, और फिर अगर मैं ए ट्रांसपोज का इन्वर्स करूं तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, फिर ए प्लस बी का इन्वर्स जो है वो जनरल नहीं है, कि मतलब इन जनरल जो है ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स के इक्वल नहीं होगा ये। ठीक है, फिर अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर के करूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू सो ऑन अप टू के टाइम्स, है ना। तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के टाइम्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर के। तो जो हम लोगों ने ट्रांसपोज में बोला था सिमिलर प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है। तो ए टू द पावर के का इन्वर्स कर दो तो वो ए इन्वर्स टू द पावर के। ठीक है, फिर ये हम लोगों ने देखा था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इन्वर्स है। तो फिर अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए ले लूँ, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स, है ना। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। और फिर एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ए इन्वर्स, है ना, टू दी पावर मतलब उसका इन्वर्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था कि जैसे के ए का अगर हम लोग इन्वर्स लेते हैं तब फिर वो क्या होता है ए इन्वर्स बाई के, है ना। तो वैसे ही अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स का इन्वर्स लूँ तो वो क्या हो जाएगा ए इन्वर्स का इन्वर्स, जो कि ए हो जाएगा डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस टू टाइम्स ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस टू टाइम्स ए। ठीक है, तो अब मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन, है ना। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए ले रहे हैं तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। अब फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये चीज़, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन, तो n माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 3 बार ले लूँ, मान लो कि एडजॉइंट, तब फिर क्या होगा, सबसे पहले कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए टू द पावर n माइनस वन, है ना। फिर यहाँ से ये निकलेगा बाहर, तब फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, फिर n माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर इसको निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस वन क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब खुद से करो, समझ में आ जाएगा। अब फाइनल एक चीज़ देख लेते हैं कि मान लो मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, या फिर पहले चलो 2x2 से स्टार्ट करते हैं। तो ए बी सी डी है। ठीक है, तो इसका अगर मैं कोफैक्टर लिखूं, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है, तो वो क्या हो जाएगा कि ए की जगह पर इसका कोफैक्टर, तो वो क्या हो जाएगा डी, है ना। फिर बी की जगह पर इसका कोफैक्टर तो माइनस सी, क्योंकि 1 + 2 ऑड है तो यहाँ पर माइनस सी। फिर यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो माइनस बी आ जाएगा इसका कोफैक्टर, फिर इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा ए। ठीक है, फिर एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज ले लूँ, है ना। तो ट्रांसपोज मतलब डी माइनस सी फिर माइनस बी ए, तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 बाई इसका डिटर्मिनेंट मतलब ए डी माइनस बी सी टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, तो डी माइनस बी माइनस सी ए। तो 2x2 के लिए क्या कर सकते हैं कि 1 बाई डिटर्मिनेंट निकाल लो ए डी माइनस बी सी, है ना। और फिर ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है उसको इंटरचेंज कर दो, डी को इधर ए को इधर, और फिर बाकी जो 2 बचे हैं उसका माइनस ले लो। ठीक है, तो ये ए इन्वर्स के लिए निकालने के लिए 2x2 के लिए। तो मान लो कि मेरे पास डायगोनल है ना, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ए बी फिर यहाँ पर 0 0। ठीक है, तो इसके बारे में अब कैसे सोच सकते हैं हम लोग कि एक तो सीधा यहाँ से सोच सकते हैं कि ए इन्वर्स क्या होगा कि 1 बाई इसका डिटर्मिनेंट, है ना, तो ए बी टाइम्स फिर बी और ए को इंटरचेंज कर दो और फिर 0 0। तो यहाँ से इन्वर्स के बारे में सोच सकते हैं। या फिर एडजॉइंट ऑफ ए सोचो तो क्या होगा, इसका एडजॉइंट बी, है ना, और फिर इसका एडजॉइंट ए। ठीक है, और इसका तो 0 0, तो फिर ये 0 0। ठीक है,
तो एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 इसका डिटर्मिनेंट टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अगर मैं ए बी इसको अंदर लेके जाता हूँ तो फिर ये क्या हो जाएगा, बी बाई ए बी, है ना, तो बी और बी कैंसिल, तो 1/a हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1/b। ठीक है, तो अगर मेरे पास डायगनल मैट्रिक्स है और उसका मेरे को इन्वर्स चाहिए, तो वो क्या होगा, बस ये जो डायगनल वाले एलिमेंट्स हैं उसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिख दो। ठीक है, और ये चेक भी कर सकते हो कि ए इन्वर्स ए अगर करेंगे तो डायगनल में क्या करते हैं, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, तो ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये ए इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी डायगनल मैट्रिक्स है D1 D2 D3 सो अप टू Dn, तो उसका अगर मेरे को इन्वर्स चाहिए तो फिर बस ये जो डायगनल एलिमेंट्स हैं उसका हम लोग रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी इंटेंस लगा होगा आज का। तो एक बार खुद से सारा चीज़ को लिखो, खुद से सारा चीज़ डिराइव करो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फिर सारा समझ में आएगा। ठीक है, और जितने भी फार्मूलाज हम लोगों ने डिराइव किया है उसको एक जगह पर लिख लो, तो वो जो है कुछ क्वेश्चंस में जो है काम आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सब चीज़ हम लोगों ने पूरा बिल्डअप किया, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कितने सॉल्यूशंस आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम लोग 2 चैप्टर्स को कंबाइन कर रहे हैं, तो ज़्यादा चिंता मत करो। फिर हम लोग कॉन्सेप्ट जब एक बार ख़त्म कर लेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, फिर हम लोग जो जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।